हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आप सभी को पता है यहाँ पर बीएसआई एकेडमी के द्वारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए जो जून 2025 में यहाँ पर आयोजित होने वाला है एनटीए के द्वारा, वहां के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि पूरा यहाँ पर टारगेटेड बैच है 2025-2026 के लिए। ठीक है, तो आज हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसका हमारा सब्जेक्ट कोड 59 है, उसका पूरा सिलेबस डिटेल में और कंप्लीट स्ट्रेटजी जानेंगे कि क्या उसका पूरा सिलेबस होने वाला है, कि क्या उसकी दूसरी कंप्लीट स्ट्रेटजी है। ठीक है, क्योंकि लेकिन जैसे ही हम याद रखना आप सभी लोग, जैसे ही हम सरकारी नौकरी के लिए गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो या आप किसी भी संस्थान से भी तैयारी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले जो पेपर की लड़ाई होती है वो स्टार्ट होती है दोस्तों यहां पर सिलेबस से। अगर आपके सामने ध्यान रखना, यहां पर जिस एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सिलेबस ही नहीं है, तो याद रखिएगा आप सिलेबस नहीं होने के कारण रास्ता भटक जाएंगे, और वो रास्ता जो मंजिल है उस मंजिल तक आप कभी ना पहुंच पाएंगे, या वहां उस मंजिल तक पहुंचना आपको एक प्रकार से असंभव सा लग सकता है। क्योंकि किसी भी पेपर के लिए सबसे ज्यादा दोस्तों यहां पर जरूरी जो होता है, वो जरूरी सिर्फ और सिर्फ एक चीज होती है, वो है सिलेबस। जब तक हमारे पास किसी भी चीज का रोड मैप नहीं है, तो आप ये समझना आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आप मेरी एक बात मानना कि आप जहां भी हैं, जहां भी आप स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले इस सिलेबस का प्रिंट आउट जो है निकाल कर अपनी आंखों के सामने निकाल लगा देना, और ये सिलेबस आपको कंप्लीटली बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, और इसके अलावा आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। और बीएसआई एकेडमी के द्वारा जो कंटेंट आपको दिया जाता है, जो कंटेंट आपको डिलीवर किया जाता है, वो कंटेंट आपके लिए यहां पर 2026 में यहां पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए नेट नहीं जेआरएफ तक क्लियर करने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी यहां पर शेयर करना चाहता हूं कि यहां पर सबसे पहले लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो आप सभी का यहां पर एग्जाम होता है, वो एग्जाम यहां पर किसके द्वारा कंडक्ट यहां पर कराया जाता है, और उस एग्जाम में कंडक्ट में यहां पर जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म फिलिंग के समय आपको क्या क्या यहां पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए देना चाहता हूं कि जैसे ही यहां पर आप फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरते समय आपको यहां पर नेट और जेआरएफ दोनों के लिए यहां पर फिल करना होता है। किस चीज के लिए? नेट और जीआरएफ, और कॉमनली यहां पर नेट और जीआरएफ दोनों के लिए यहां पर फिल किया जाता है। देखो दोस्तों, लेकिन मजा तब है जब आपका जीआरएफ क्लियर हो। ठीक है, ये दोनों ही यहां पर एनटीए के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। किसके द्वारा? ये दोनों ही यहां पर एनटीए के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। नेट की अगर मैं दोस्तों यहां पर फुल फॉर्म की बात करूं, तो नेट की जो फुल फॉर्म होती है यहां पर, वो होती है यहां पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो यहां पर नेट की फुल फॉर्म होती है। और अब हम यहां पर आगे जीआरएफ की दोस्तों बात करें, तो जीआरएफ की जो फुल फॉर्म हमें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। क्या देखने को मिलती है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है वो हमें यहां पर जीआरएफ की फुल फॉर्म देखने को मिलती है। मजा तब है दोस्तों अब यहां पर जब आप जीआरएफ क्लियर करो। क्यों? एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि इन दोनों के लिए जो पेपर यहां पर आयोजित किया जाता है, जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाता है, वो क्वेश्चन पेपर एक ही दिया जाता है, यानी कि वो क्वेश्चन पेपर आप सभी लोगों के लिए यहां पर सेम होने वाला है, एक सा पेपर होने वाला है। बस फर्क इतना है, इन दोनों के बीच में यहां पर 8 to 10% का यहां पर गैप आपको देखने को मिल जाएगा। 8 से 10% का दोस्तों यहां पर गैप मिलता है, यानी कि सपोज करो, मान लो कि 55% पर अगर आपका नेट क्वालिफाई हो रहा है, तो यहां पर 63% पर आपका जीआरएफ क्वालिफाई होगा, यानी कि या फिर 65% पर जीआरएफ क्वालिफाई होगा। वो अकॉर्डिंग टू कट ऑफ वाइज डिपेंड करता है। तो यहां का जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, वो ये डिफरेंस देखने को मिलता है। अब नेट और जीआरएफ में दोस्तों यहां पर फर्क क्या है?
मोस्ट इंपोर्टेंट हम यहां पर फर्क देखते हैं। देखो पीएचडी आप दोनों में करते हैं, ठीक है, नेट में भी आप पीएचडी करते हैं, जेआरएफ में भी पीएचडी करते हैं। बस फर्क इतना होता है यहां पर जो पीएचडी करने के लिए आपको हर महीने यानी कि वार्षिक स्कॉलरशिप दी जाती है, और वो स्कॉलरशिप भी एक बहुत ही बेहतरीन अमाउंट दिया जाता है। अप्रोक्स 50,000 आपको पर मंथ यहां पर स्कॉलरशिप दी जाती है। और नेट में जब आप पीएचडी करते हैं तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो होती है दोस्तों, यहां पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम होता है। उस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम देके आप पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन उस पीएचडी करने के लिए जो फीस होती है वो फीस आपको खुद से पे करनी होती है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नेट और जीआरएफ में देखने को मिलता है। और मैं तो दोस्तों आपको यह कहता हूं, जब तैयारी कर ही रहे हो तो यहां पर बड़ा गोल क्यों ना बनाया जाए, एक बड़े अचीवमेंट की तरफ क्यों ना बढ़ा जाए। क्यों यहां पर नेट तक ही हम सीमित रहे, क्यों हम ऐसी तैयारी करें कि हम एक ही बार में जीआरएफ तक क्लियर कर सकें। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप यहां पर 6 माह तक लगातार डेडिकेटेड तरीके से, ओनली 6 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स डेडिकेटेड तरीके से अगर आप दे सकते हैं, तो ये 6 मंथ्स आपकी जीआरएफ की जर्नी को फुलफिल करने में 2026 में यहां पर काफी होने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, जो बीएसआई एकेडमी की तरफ से यहां पर जो 2026 के लिए बैच स्टार्ट किया गया है, वो सबसे पहले बैच पूरा कंप्लीट बेसिक से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, पूरा कंप्लीट यहां पर बेसिक से वो बैच स्टार्ट किया गया। ये यहां पर बहुत ही अच्छी बात आपको बीएसआई एकेडमी पर, क्योंकि ये कोर्स सबसे पहले डिजाइन इसलिए भी ऐसा किया गया है क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में जब आप बेसिक्स देखते हैं तो बेसिक्स में आपके साथ कई बार यहां पर मिस्टेक्स देखने को मिलती है। तो ये जो कंप्लीट कोर्स रहने वाला है दोस्तों, ये कंप्लीट कोर्स यहां पर बेसिक से स्टार्ट किया गया है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि यहां पर पेपर कैसा होता है, पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम यहां पर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट कोड, जो हमारी जान भी मानी जाती है, हम सब्जेक्ट कोड की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट कोड जो है वो इसका 59 होता है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में क्या समझेंगे, पूरा सिलेबस समझेंगे और उसके साथ साथ कंप्लीट स्ट्रेटजी देखेंगे यूजीसी नेट जीआरएफ सेट के लिए। और एक चीज और बता दूं, ये कंप्लीट सिलेबस जो है आप बीएसआई एकेडमी के टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और बीएसआई एकेडमी के टेलीग्राम पर आप हर एक छोटी सी अपडेशन के लिए भी जुड़ सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल में रोज यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन, पोल क्वेश्चन के जरिए जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो यहां पर डे अपलोड किए जाते हैं, जो कि आपकी आने वाले टाइम में एग्जाम के लिए ओवरऑल जितने भी वहां कैंडिडेट्स हैं उनके साथ एक कंपटीशन भी देते हैं। और आपको खुद से पता चलता है, क्योंकि वनडे जब आपका एग्जाम होगा वो आपके लिए वनडे परफॉर्मेंस है, और उससे पहले आपको यहां पर टेस्ट देकर जाना है, क्योंकि अपने आप को टेस्ट करना भी जरूरी है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है यहां पर 2 पेपर होते हैं आपके यूजीसी नेट के द्वारा जो आयोजित कराए जाते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। अब पेपर 1 में यहां पर क्या पूछा जाता है, सबसे पहला और बेसिक चीज है, पेपर 1 दोस्तों जो यहां पर रहने वाला है वो कॉमन पेपर होता है। पेपर 1 जो है वो यहां पर कॉमन पेपर होता है। अब यहां पर कॉमन पेपर से तात्पर्य क्या है, ध्यान रखिएगा, कॉमन पेपर से तात्पर्य यहां पर इस चीज का है कि ये जो कॉमन पेपर है ये सभी के लिए होता है, चाहे आप यहां पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट हो, पहली चीज, या फिर दूसरा आप यहां पर ध्यान रखना कॉमर्स के स्टूडेंट हो। ठीक है, तीसरा अगर आप यहां पर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, या फिर XYZ आप यहां पर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, तो ये आप सभी के लिए यहां पर कॉमन पेपर होता है जिसे हम पेपर 1 के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हम पेपर 1 के नाम से जानते हैं। और पेपर 1 में अगर हम क्वेश्चंस की दोस्तों यहां पर बात करें तो यहां पर क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि आपको यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहां पर जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने देखने को मिलते हैं, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोस्तों आपको यहां पर 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और यहां पर जो क्वेश्चन होता है वो यहां पर 3 मार्क्स का रहता है।
ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यह है यहां पर कि ऑल दी क्वेश्चंस आर कंपलसरी रहते हैं और नो नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पर देखने को नहीं मिलती है। द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो वो क्वेश्चन भी आपको यहां पर सॉल्व करना ही करना है अपना ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच से, या फिर जो आपके पास बचता है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। लेकिन आपको यहां पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि एक बेनिफिट हमारे पास यहां पर मिलने वाला है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। पेपर 1 हमने समझ लिया 50 क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स का है। और द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर पेपर 1 में, ठीक है, जो आपका पेपर 1 है, इस पेपर 1 में आपको 10 यूनिट्स, ठीक है, 10 यूनिट्स या फिर 10 सेक्शंस अलग अलग देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो आपको यह बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये जो सेक्शन है या फिर ये जो यूनिट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर हर एक यूनिट इंपॉर्टेंट होती है और हर एक सेक्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि ये यूनिट नहीं पढ़ता हूं मैं, ये यूनिट पढ़ लेता हूं। उसका रीजन दोस्तों यहां पर यह रहने वाला है कि आपको यहां पर अगर 10 यूनिट है तो आपको हर एक यूनिट से अप्रॉक्स 5 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो यानी कि बेसिक अगर हम फॉर्मूला समझें तो 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50 क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे। और हर एक यूनिट से दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हर एक यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ओवरऑल आपको फर्स्ट पेपर में यहां पर 10 यूनिट देखने को मिलेंगी। और द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहां पर वो पेपर आप सभी लोगों के लिए कॉमन होता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो आपको बहुत ही ज्यादा जानकारी एक देना चाहता हूं, बीएसआई एकेडमी पर आपको यहां पर सब्जेक्टिव पेपर, जो सब्जेक्ट का स्पेसिफिक पेपर है, ठीक है, जो आपका यहां पर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का कोड 59 का जो सब्जेक्ट का स्पेसिफिक पेपर जो आप लोगों के लिए है, उसके साथ साथ आपको यहां पर पेपर 1 की भी कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी। तो आपका यहां पर संपूर्ण कंप्लीट पैकेज जो है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो यहां पर मेरिट बनती है दोस्तों, वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर यहां पर आपकी मेरिट बनती है। तो दोनों ही यहां पर इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए प्ले करते हैं। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं पेपर 2 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए। ठीक है, अभी हमने डिस्कस करा द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो हमारी जान है वो कोड नंबर 59 है। और मैं आपको बता दूं हमें सिर्फ 6 मंथ्स की स्ट्रेटजी अपनानी है, जो यहां पर 2026 में जो जून में यहां पर LIS यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो कि NTA के द्वारा यहां पर पेपर आयोजित होने वाला है, सिर्फ हमें इस 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में, ठीक है, पूरा कंप्लीट करके हमें यहां पर प्रैक्टिस के साथ और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनके साथ हमें यहां पर कंप्लीट प्रिपरेशन कर लेनी है, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और एक चीज बता दूं, ये जो आप लोगों के लिए समय है, ये जो टाइम है, ये इनफ टाइम है, ये पर्याप्त समय आप लोगों के लिए होने वाला है। ये टाइम आप सभी लोगों के लिए ध्यान रखना, ये पर्याप्त समय, ये इनफ टाइम है जो आप लोगों के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जो है कितनी यूनिट्स आप लोगों के लिए होने वाली है। तो यहां पर भी आपको 10 यूनिट देखने को मिलेंगी। जो आपका पेपर 2, जिसे हम पेपर 2 के नाम से जानते हैं, इसके साथ साथ हम इसे स्पेसिफिक पेपर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम इसे किस चीज के नाम से जानते हैं? इसे हम यहां पर स्पेसिफिक पेपर के नाम से भी जानते हैं। जो आपका यहां पर पेपर 2 होता है, इसे किस नाम से? इसे स्पेसिफिक पेपर के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको यहां पर 10 यूनिट्स देखने को मिलती है। कितनी यूनिट्स देखने को मिलती है? 10 यूनिट्स आपको देखने को मिलती है और हर एक यूनिट से अप्रॉक्स आपको यहां पर 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो 10 यूनिट्स आपकी यहां पर होने वाली है। कितनी यूनिट्स? 10 यूनिट्स। और अगर यहां पर क्वेश्चंस की बात करें तो हर एक यूनिट से लगभग यहां पर 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होने वाले हैं। तो 10 यूनिट इज इक्वल टू 10 क्वेश्चन इज इक्वल टू 100। यहां पर आपके 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और यहां पर भी ऑल दी क्वेश्चंस आर कंपलसरी। यहां पर भी आपको नॉन नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। क्लियर है?
तो ये सब चीजें हमने सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लिया कि पेपर 1 और पेपर 2 यहां पर कितने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, क्या यहां पर हमारा सिलेबस रहता है, और कैसे यहां पर नेट और जीआरएफ हमने यहां पर जो मोस्टली लोगों के लिए डाउट होता है, जिन्हें पता ही नहीं है कई बार कि नेट जीआरएफ होता क्या है। और मैं आज आप लोगों के लिए एक चीज और बता दूं, अगर आप यहां पर बी लिव और एम लिव अगर आप करे हुए हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया लाइफ का पूरा प्लान है। अगर आप यहां पर यूजीसी नेट क्लियर कर लेते हो या जीआरएफ क्लियर कर लेते हो तो आप ये मानना आपकी लाइफ पूरी कंप्लीट सेट है। और मात्र 6 महीने की तैयारी में आप लोगों के लिए ये लाइफ प्लान मिल सकता है। और इसका कंप्लीट कोर्स जो है, पूरा कोर्स यहां पर बीएसआई एकेडमी के द्वारा स्टार्ट किया जा चुका है, जो कि टारगेटेड स्पेशली डिजाइंड किया हुआ है यहां पर 2026 जून के लिए। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसका सिलेबस हमारे लिए क्या होने वाला है। ठीक है, और दोनों क्लासेस चल रही हैं, दोनों पेपर की क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो यहां पर पेपर 1 आप लोगों के लिए हो या फिर आप लोगों के लिए यहां पर पेपर 2 हो, दोनों की क्लासेस आप लोगों के लिए यहां पर चल रही हैं। अब द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, हम डायरेक्ट यहां पर यूजीसी की वेबसाइट पे चलते हैं, जिससे यहां पर ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम बीएसआई एकेडमी। एक चीज और, हम यहां पर डायरेक्टली वेबसाइट पर चलेंगे, डायरेक्टली यहां पर सब्जेक्ट दिखेंगे, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, हमारा कोड दिखेंगे, कोड नंबर 59, और पूरा कंप्लीट सिलेबस हम लोग डिस्कस करते हैं। जो हमने 10 यूनिट्स हमने देखेंगे, 10 यूनिट्स यहां पर हमारी कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले अगर दोस्तों मैं यूनिट 1 की बात करूं तो यूनिट 1 जो है आपकी क्लियरली यहां पर थ्योरी पार्ट को यहां पर बताती है। यहां पर इतना समझो, यहां पर थ्योरी पोर्शन आपको ज्यादा देखने को मिलता है, यहां पर प्रैक्टिकल पोर्शन आपको कम देखने को मिलेगा, तो यहां पर थ्योरी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यूनिट 1 में आप ध्यान रखना, कंप्लीट थ्योरी यहां पर डिजाइन की गई है। ठीक है, यूनिट 1 जो है आपको कंप्लीट यहां पर थ्योरी पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। अब हम समझते हैं यूनिट 1 में यहां पर क्या क्या है। तो सबसे पहले तो यहां पर डेटा, ठीक है, डेटा से संबंधित आंकड़े, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें यहां पर इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल के बारे में, जितने भी यहां पर जो कलेक्शन है, स्टोरेज है, जनरेशन है, उसके बारे में पूरी चीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, और थर्ड आपको यहां पर इंफॉर्मेशन प्लानिंग देखने को मिलती है, मैनेजमेंट में, सोशियो इकोनॉमिक में, कल्चरल में, एजुकेशनल में एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में। और फोर्थ जो आपका पॉइंट है यहां पर इंफॉर्मेशन साइंस आपको देखने को मिलता है। इंफॉर्मेशन साइंस में आपको एक तरीके से जो सोसाइटी की इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज, सोसाइटी की नॉलेज होती है, और इसके साथ साथ जो रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट्स होती हैं, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। फिफ्थ में दोस्तों हमें यहां पर कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। कम्युनिकेशन में हम कंप्लीटली कम्युनिकेशन को इन डिटेल में जानते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उनके टाइप्स क्या है, थ्योरीज पढ़ते हैं, मॉडल्स पढ़ते हैं, चैनल्स एंड बैरियर्स देखते हैं, और वर्तमान में स्कॉलरी कम्युनिकेशन में क्या क्या ट्रेंडिंग्स चल रहे हैं, क्या चीजें चल रही हैं, वो सभी हम लोग देखते हैं। क्लियर। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट यहां पर इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के कौन कौन जनरेटर्स हैं, कौन कौन यहां पर उनके प्रोवाइडर्स होने वाले हैं, या इसके साथ साथ उनके इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में इंटरमीडिएटरीज कौन होते हैं। ठीक है, फिर हम यहां पर प्लैग देख लेते हैं, प्लैग कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको प्लैग एंटी प्लैगरिज्म टूल्स के बारे में कंप्लीटली यहां पर यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है कि प्लैग क्या होते हैं, साहित्यिक चोरी कितने प्रकार की होती है, यहां पर कॉपीराइट क्या क्या लगते हैं, ठीक है, पेटेंट क्या होते हैं, इंडियन डेटाबेस में क्या देखने को मिलता है, ये सारी चीजें दोस्तों हमने देखने को देख रखी है। ठीक है, इसके बाद जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, आईपीआर है, लीगल इश्यूज है, आईपीआर कब आया, उनकी कैटेगरीज क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए आईपीआर के मध्य क्या क्या लॉज हैं, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए चलाए जा रहे हैं, उनके मध्य यहां पर ट्रीटीज क्या हुई, ठीक है, उनका बैकग्राउंड हिस्टोरिकल क्या होने वाला है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आरटीआई यहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया, तो भाई 2005 में आया। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब बना, आरटीआई के अंतर्गत हम क्या जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको यूनिट 1 में देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ जो नेशनल नॉलेज कमीशन जो यहां पर एनकेसी है, ठीक है, जो नॉलेज से संबंधित कमीशन बनाए गए हैं और लाइब्रेरीज के मिशन के लिए जो एस्टेब्लिश्ड है, वो सारे यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो यूनिट 1 जो है दोस्तों यहां पर मेनली यहां पर थ्योरी डेडिकेटेड यूनिट है।
ठीक है, थ्योरी डेडिकेटेड यूनिट से आप ये समझना कि यहां पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लर्निंग पोर्शन ज्यादा रहेगा, याद करने वाला यहां पर आपको पोर्शन ज्यादा मिलेगा, बजाय आपको यहां पर दूसरा जो आपका रहने वाला है किस चीज का, लर्निंग। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर लर्निंग पोर्शन ज्यादा मिलता है, लेकिन यहां पर कम पोर्शन क्या मिलता है, तो दोस्तों यहां पर कम पोर्शन मिलता है आपको प्रैक्टिकल का। तो कम पोर्शन आपको आगे आने वाली यूनिट्स में कंप्लीटली देखने को मिलने वाला है। ठीक है, यूनिट 2 जैसे ही हम चलते हैं तो यहां पर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज स्टार्ट हो जाती है। यानी कि भारत में दोस्तों पुस्तकालय गठन करने के लिए क्या क्या आंदोलन हुए थे, उन आंदोलनों के पीछे यहां पर क्या क्या कमेटीज बनी थी, क्या क्या कमीशंस थे। बहुत ज्यादा आप ये समझना, बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया क्या थे, कौन कौन से ऐसे यहां पर लोग थे जिन्होंने यहां पर योगदान अपना लाइब्रेरीज की भूमिका में दिया था, उनके पीछे यहां पर कौन कौन सी कमेटीज बनी थी और किन किन कमीशंस के माध्यम से यहां पर लाइब्रेरीज का गठन किया गया था, और यहां पर एक लाइब्रेरीज के लिए निरंतर एक आगे दिशा में बढ़ोतरी के लिए लाइब्रेरीज के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने उस टाइम पर आवश्यक थे, और आने वाले समय के लिए यहां पर लाइब्रेरीज के लिए उस टाइम पीरियड पर क्या क्या किया गया था। यहां पर कंप्लीटली आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चले, आपको टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, ये आपको यूनिट 10 में भी देखने को मिलेगा, यूनिट 2 के साथ में। तो इसमें एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल एंड नेशनल लाइब्रेरीज वो हम यूनिट 2 में भी देखते हैं, और ये चीज हम सेम यूनिट 10 में भी देखते हैं। अब जैसे ही हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट दोस्तों होता है तो हमें यहां पर लाइब्रेरी से संबंधित कानून, उनसे संबंधित एक्ट्स, और कौन कौन से स्टेट्स में क्या क्या यहां पर बुक एक्ट्स हैं, डिलीवरी ऑफ बुक, न्यूज़पेपर और पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में देखने को मिलता है। क्लियर, आगे चले तो हमें यहां पर इसी यूनिट में लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कितने यहां पर लॉज है, कितने यहां पर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए कानून है, वो सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। और आगे इसके बढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकंड बस। आप सभी लोगों के लिए चलो, तो ये सबसे पहले आज एक बात और बताऊं, हम ये सिलेबस डिस्कस कर क्यों रहे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना सबसे जो मूल जड़ है वो सिलेबस है। इसे अपनी आंखों के सामने अपने वाचनालय में जहां पढ़ते हो, जहां दिन रात मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत के पीछे ये मेन यही, आपको इसके अलावा कहीं नहीं भटकना, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको हेडिंग देखना है, सिलेबस देखना है, 5 या 6 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने हैं, कहां से कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, किन आयामों से, किन डायमेंशन से यहां पर क्वेश्चन बन रहे हैं, और उन डायमेंशन से आने वाले टाइम में कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं। अगर आपने ये डिकोड कर लिया तो ये डिकोड ही आपका इतना बड़ा फेम बनेगा कि आप 100% विद इन 6 मंथ्स, आई प्रॉमिस यू, आई एश्योर्ड यू, कि आप यहां पर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और जीआरएफ जैसे पेपर को एक ही बार में यहां पर क्रैक कर सकोगे। अब ये सब टाइम पीरियड के लिए आपको एक मेंटोर की जरूरत होती है, तो बीएसआई एकेडमी के द्वारा मैं आपको बता चुका हूं कई बार कि पूरा एक बेसिक से स्टार्ट कोर्स कर दिया गया है, कंप्लीट बेसिक से पूरा इन डेप्थ वो कोर्स जाएगा। क्लियर, चलो अब हम और आगे जानते हैं। अब जैसे ही यहां पर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में यहां पर आपको लॉज बने, उसके बाद दोस्तों यहां पर कौन कौन से प्रोफेशनल एसोसिएशन थे, वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हमें देखने को मिलेगा। और जब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो रहा था तो उसके बाद यहां पर कौन कौन सी लाइब्रेरीज का विकास हमें हुआ। ठीक है, और इसके साथ साथ यहां पर टाइप्स ऑफ यूजर्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि यूजर स्टडीज क्या है, यूजर एजुकेशन क्या है, और इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन के एक्सटेंशन एक्टिविटीज हैं वो भी हमें यहां पर यूनिट 2 में देखने को मिलेगा। क्लियर, अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। हमारी जो नेक्स्ट यूनिट होने वाली है वो होने वाली है दोस्तों यूनिट 3। यूनिट 3 से मैं आपको बताऊं तो यहां पर यूनिट 3 जो है इंफॉर्मेशन सोर्सेस के बारे में। ठीक है, और यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा घुमाकर पूछे जाते हैं। ठीक है, यूनिट 3 इंफॉर्मेशन सोर्सेस के बारे में, और याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है क्योंकि ये इसकी झलक आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में देखने को मिल जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है, और इसके साथ साथ एक और याद रखना कि यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं
वो कहीं ना कहीं घुमा कर पूछे जाते हैं। यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कम देखने को मिलेंगे। यहां से अगर बात करूं तो आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहां से कम देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? तो इस यूनिट में क्या है, तो इस यूनिट में इंफॉर्मेशन सोर्सेस के बारे में बात की गई है, उसके नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड फॉर्मेट्स की बात की गई है। दूसरा यहां पर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री हो, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री हो, टर्टरी डॉक्यूमेंट्री हो, यहां पर हर एक चीज की इंफॉर्मेशन के सोर्सेस के बारे में बात की गई है। थर्ड दोस्तों, अगर हम यहां पर बात करें तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, पेटेंट्स, स्टैंडर्ड, थीसिस, डिजर्टेशन, ट्रेड लिटरेचर की यहां पर बात की गई है। फिर दोस्तों नेक्स्ट आपको यहां पर सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सर्विस में जो इंडेक्सिंग होती है, जो कैटलॉगिंग होती है, एनसाइक्लोपीडियाज जो है, बिब्लियोग्राफीज जो है, एब्स्ट्रैक्टिंग जो है, स्टैटिस्टिकल सोर्सेज, हैंडबुक्स हो गए, मैनुअल्स हो गए, वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। और आगे अगर हम चले तो आपको टर्शरी इंफॉर्मेशन सर्विस, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्टरीज, ईयर बुक्स, अलामाइंस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर नेक्स्ट आगे कहीं ना कहीं वही आपसे घुमा के पूछा गया है, रेफरेंस सोर्सेज क्या क्या है, जैसे फिर से आपको बिब्लियोग्राफिक, न्यूमेरिकल डेटा, यहां पर बिब्लियोग्राफिक है, एजुकेशनल लैंग्वेज है, जियोग्राफिकल है, यहां पर भी वही चीज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। मल्टीमीडिया, ओपन एक्सेस डेटाबेसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? यहां पर आपको EIR जो है, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, जो सब्जेक्ट गेटवेज हैं, जितने भी यहां पर वेब पोर्टल्स हैं, बुलेटिन बोर्ड्स हैं, ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर जो डिस्कशन फोरम्स है, ग्रुप्स है, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। क्लियर? और आगे चले तो यहां पर आपको इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे कि कौन कौन से यहां पर इंस्टीट्यूशनल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। ठीक है? फिर और आगे चले तो आपको इवैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेज एंड वेब रिसोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? यहां तक आप सभी को यूनिट 3 तक क्लियर हो गया होगा। अब जो यूनिट 4 आप लोगों के लिए होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, और यह जो यूनिट है, यह यूनिट जो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए जानी जाती है। ध्यान रखना, ये यूनिट कंप्लीटली यहां पर लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए यह यूनिट जानी जाती है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए ये यूनिट जानी जाती है, ये आप लोग ध्यान देना, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है। और आने वाले टाइम में जब आप यहाँ पर एग्जाम क्रैक करके लाइब्रेरियन जैसी पोस्ट पर जाओगे तो इस यूनिट में जो आप पढ़ोगे तब जाके आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आप क्या समझोगे, सबसे पहले आप मोस्ट इंपोर्टेंट CIS समझोगे, यानी कि कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, कम्युनिटी में कैसे इंफॉर्मेशन सर्विसेज को यहां पर पेश किया जाता है, कैसे यहां पर कम्युनिटी में डिलीवर किया जाता है। दूसरा आप यहां पर रेफरेंस सर्विस समझोगे, रेफरेंस सर्विस में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है, टाइप्स क्या है, और कौन कौन सी आपको रेफरल सर्विस है। ठीक है, फिर आप आगे अलर्टिंग सर्विसेज देखोगे, CAS में इंटर लाइब्रेरी लोन हो गया, डॉक्यूमेंट डिलीवरी हो गया, कौन कौन सी यहाँ पर अलर्टिंग सर्विसेज होती हैं। फिर और आगे जैसे ही आप जाओगे तो आप यहाँ पर मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज और टूल्स कौन कौन सी हैं, जैसे मोबाइल ओपैक है, मोबाइल डेटाबेस है, मोबाइल लाइब्रेरी वेबसाइट है, लाइब्रेरी एप्स है, मोबाइल लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शंस है, ऑगमेंटिक रियलिटी है, SMS अलर्ट्स हैं, जियो लोकेशन है, रेफरेंस इंक्वायरी है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर और आगे आपको वेब 2.0, 3.0, लाइब्रेरी 2.0 के कॉन्सेप्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग लाइब्रेरी में क्या क्या होती है, RSS फीड्स, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, RSS फीड्स क्या है। ठीक है, पॉडकास्ट वॉडकास्ट क्या है, और आस्क अ लाइब्रेरियन, एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आस्क अ लाइब्रेरियन क्या है। और आगे चलोगे तो आपको यहाँ पर कोलैबोरेटिव सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी। उस कोलैबोरेटिव सर्विसेज में आपको लाइब्रेरी के मध्य कैसे सोशल नेटवर्क्स डेवलपिंग करने होते हैं, कैसे टैगिंग बनानी होती है, कैसे बुक मार्किंग करनी होती है, कैसे सोशल नेटवर्क्स बनाए देते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। और आगे चलते हैं दोस्तों, आपको तो यहाँ पर वेब स्किल डिस्कवरी सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर जितने भी नेटवर्क्स हैं, चाहे वो यहाँ पर NIS, CIR हो, डेसीडॉक हो, सेंडॉक हो, ENY, ENV
जीआईएस हो, इन्फिलिवनेट हो, डेलनेट हो, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्फिलिवनेट, डेलनेट, निकनेट, एयरनेट, एनकेएन, नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क जो है, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। और आगे चलते तो आपको यहां पर इंटरनेशनल भी, यहां पर जितने भी नेटवर्क्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप ये समझना, ये पूरी यूनिट जो है ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए जानी जाती है। ये कंप्लीट यूनिट जो है यहां पर लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए यह यूनिट जानी जाती है। और यहां पर आपको कंप्लीटली पूरा का पूरा यहां पर लाइब्रेरी के लिए यहां पर ऑटोमेशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चले आगे यूनिट 5 पे चलें। ठीक है, अब यह पार्ट जो है, ये पार्ट एक तो थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा टफ भी पड़ता है। मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा ये पार्ट जो है यूनिट 5 जो है थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा टफ भी पड़ता है। थ्योरी पार्ट की अगर यहां पर बात करूं तो यहां पर थ्योरी पार्ट थोड़ा सा कम है, तो थ्योरी के साथ साथ यहां पर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा देखने को मिलेगी। यहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और इसके साथ साथ आपको यहां पर प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच कहीं ना कहीं आपको यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। अब प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको यहां पर क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले जो मैपिंग है वो मैपिंग कैसे की जाती है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम में, वो देखने को मिल जाएगी। और फिर जो कैटलॉगिंग है, कैनन्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, कैटलॉगिंग कोड्स क्या, ये सारी प्रैक्टिकल नॉलेज है। फिर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड फॉर्मेट के स्टैंडर्ड्स यहां पर क्या क्या होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, उनके डिस्क्रिप्शन आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे। फिर सबसे बड़ी चीज यहां पर मेटा डेटा स्टैंडर्ड आपको टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा। डबलिन कोर में मार्क 21 क्या है, मैट्स क्या है, मोड्स ईएडी क्या है, ठीक है। फिर आपको इंडेक्सिंग सिस्टम और उसके टेक्निक भी आपको यहां पर कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल देखने पड़ेंगे कि प्री कोऑर्डिनेट क्या होता है लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर अंदर, पोस्ट कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, ठीक है, वोकेबलरी कंट्रोल कैसे की जाती है, ठीक है, फिर एब्स्ट्रैक्टिंग कैसे की जाती है और उसके टाइप्स कितने होते हैं और गाइडलाइंस एब्स्ट्रैक्टिंग के द्वारा यूजीसी के अंडर में क्या क्या है और उसको प्रैक्टिकल एब्स्ट्रैक्टिंग को हमें कैसे फॉलो करना है, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आपको यहां पर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। टेक्सोनॉमीज, फॉल्क्सोनॉमी और ट्रेंड्स इन क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। और यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ये जो पार्ट है आपका नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ये जो दो पॉइंट्स है आपके, ये थोड़े थ्योरी बेस्ड देखने को मिलते हैं। और ये पूरे यहां पर आपको जितने भी पॉइंट्स है ये थ्योरी के साथ साथ आपको यहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हर एक यूनिट से ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यूनिट 6 की अगर बात करूं तो यूनिट 6 कंप्लीटली लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है, यूनिट 6 जो है लाइब्रेरी के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को यहां पर सिखाती है कि लाइब्रेरी के अंदर मैनेजमेंट को कैसे किया जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट इज मींस व्हाट वी थिंक्स गेटिंग डन बाय अदर्स, हम अपने नॉलेज के द्वारा दूसरों से अपने काम को कैसे करवा सकते हैं और उसे कैसे बेहतर एक नई पीक पर या नए टॉप पर ले जा सकते हैं। लाइब्रेरी के अंदर मैनेजमेंट से रिलेटेड पूरी यूनिट होने वाली है आपकी यूनिट 6। आप इसे पूरा देखोगे तो इसमें मैनेजमेंट सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे कि बेसिक मैनेजमेंट्स के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जो टेलर ने दिए थे, फेयोल ने दिए थे। फेयोल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, या फिर पॉट्सकॉर्व क्या है यहां पर, ठीक है, जिसे हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग कहते हैं। ये पॉट्सकॉर्व किसने दिया था, इससे पहले यहां पर क्या फंक्शन था, ठीक है, यहां पर ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहां पर क्या क्या हमें देखने को मिलता है, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, फोरमैन कैसे चलाया जाता है। तो ये पूरी मैनेजमेंट से रिलेटेड यूनिट है। ठीक है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स के अंदर मैनेजमेंट, चाहे वो बुक सिलेक्शन टूल्स का हो, ठीक है, लाइब्रेरी एक्विजिशन का हो, टेक्निकल प्रोसेसिंग का हो, सर्कुलेशन का हो, सीरियल कंट्रोल का हो, मेंटेनेंस का हो, ठीक है, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन का हो, ये सारी चीजें आपको यहां पर मैनेजमेंट वाली यूनिट में यानी कि यूनिट 6 में आपको देखने को मिलेंगी। एचआरएम क्या होता है, प्लानिंग क्या है, जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या होता है, जॉब का इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, रिक्रूटमेंट कैसे होता है, मोटिवेशन क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, और जब कोई स्टाफ यहां पर अच्छा काम करा जाता है तो उसके परफॉर्मेंस को देख के अप्रेजल कैसे दिया जाता है। ठीक है, स्टाफ मैनुअल क्या है यहां पर,
उसके बाद अगर आप चलोगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज आपको देखने को मिल जाएगी कि कैसे हम यहां पर फाइनेंसेस को मैनेज करेंगे, कैसे हम किसी बेहतर चीज की कॉस्ट कम करेंगे यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव करेंगे। दूसरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको देखने को मिल जाएगा। भाई लाइब्रेरी के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन में रह के किस प्रकार से एनुअल रिपोर्ट्स बनाएंगे, वो स्टैटिस्टिकल डेटा, जो डेटा हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है, उस डेटा को सॉफ्टवेयर की हेल्प से कैसे हम एक प्रॉपर फ्लो में यहां पर देंगे। क्लियर। लाइब्रेरी अथॉरिटी एंड कमेटी क्या है, और फिर जो आपको पता है सॉर्ट एनालिसिस जो यहां पर 1960 में डॉक्टर अल्बर्ट हम्फ्री के द्वारा यहां पर दिया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर अल्बर्ट हम्फ्री के द्वारा जो सॉर्ट एनालिसिस दिया गया था। इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अब ये क्या काम करता है? ये मैनेजमेंट के अंतर्गत लाइब्रेरी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करेगा? ठीक है। पेस्ट क्या है, पल्ट क्या है, ये सारी चीजें हमें यहां पर मैनेजमेंट में देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ यहां पर टीक्यूएम क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, मेजर प्रिंसिपल्स क्या है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। इसके साथ साथ आपको उसकी टेक्निक्स क्या है वो कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये टीक्यूएम में आप जान सकते हो। सिक्स सिग्मा क्या है, यहां पर लाइब्रेरीज की इवैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज क्या है, इंफॉर्मेशन सेंटर्स क्या है, कैसे यहां पर काम करते हैं, ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद यहां पर लाइब्रेरी बिल्डिंग, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट देखने को मिलेगा। ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग में क्या क्या देखने को मिलते हैं, इंफॉर्मेशन कॉमन्स क्या है, मेकर्स स्पेस, सिक्योरिटी, सेफ्टी क्या है। फिर नेक्स्ट यहां पर क्राइसिस मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो चेंज मैनेजमेंट होता है, एमबी होता है, वो कैसे करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट क्या है, नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है, टूल्स क्या रहने वाले हैं, कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर क्या है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको मैनेजमेंट में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। फिर लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स के मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मार्केटिंग कैसे की जाएगी, उनकी सर्विसेज क्या है, उन सर्विसेज को चलाने के लिए, उन प्रोडक्ट्स को चलाने के लिए उनके पीछे प्लान क्या रहने वाले हैं, रिसर्च क्या रहने वाली है, क्या स्ट्रेटजीज हम फॉलो करने वाले हैं, और वो स्ट्रेटजीज किस तरीके से हम चलाएंगे। क्लियर। वो मिक्स सेगमेंटेशन होगा, वो हम किस चीज पे फोकस करेंगे। क्लियर ना। प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजिंग पे फोकस करेंगे, किस चीज पे फोकस करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। ये कंप्लीट इतनी सारी चीजें आपको मैनेजमेंट के अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। और अगर हम आगे चले यूनिट 7 में दोस्तों, हम यहां पर बात करें तो यूनिट 7 में कहीं ना कहीं आपका यहां पर कोर कंप्यूटर पार्ट रहता है। यूनिट 7 में क्या रहता है, यूनिट 7 में यहां पर कहीं ना कहीं कोर कंप्यूटर पार्ट रहता है। इस कोर कंप्यूटर पार्ट में आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, उसके कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, लैंग्वेजेस की प्रोग्रामिंग क्या क्या है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, वायरलेस कम्युनिकेशन आजकल जो बहुत ज्यादा है, कंप्यूटर नेटवर्क की छोटी छोटी टोपोलॉजीज क्या है, लैन, मैन, लैन, जो लोकल एरिया नेटवर्क है, जो मेट्रोपॉलियन एरिया नेटवर्क है, जो वाइड एरिया नेटवर्क है, वो किस रेंज पर यहां पर काम करता है। क्लियर। कैसे काम करता है, समझ आया। फिर आगे चलें तो इंटरनेट क्या है, ठीक है, कब दिया, www टिम बर्नर्स ली ने कब दिया, कैसे इसकी खोज की थी। ठीक है। ब्राउजर्स कितने प्रकार के होते हैं, ईमेल अगर सबीर भाटिया ने बताया तो कैसे बताया, ईमेल में हमें क्या क्या चीजें देखते हैं, मेटा और एंटिटी सर्च इंजन्स क्या होते हैं, ठीक है, या फिर सर्च इंजन्स कैसे होते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, ये सिक्योर फॉर्म क्या है इसका, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या आईपी, या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या क्या चीज है। तो ये सारे जितने भी यहां पर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं और स्टैंडर्ड्स हैं वो सारी चीज देखने को मिल जाएंगी। क्लियर। क्लियर है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो यूनिट 7 जो है यहां पर, यूनिट 7 कहीं ना कहीं पे यहां पर क्लियरली कंप्यूटर से रिलेटेड रहती है। ठीक है। यूनिट 7 किस चीज से रिलेटेड रहती है, कंप्यूटर से। फिर आपको आगे चलोगे तो आपको यहां पर हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, मल्टीमीडिया देखने को मिल जाएगा। उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कहीं ना कहीं वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजीज, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। कहां पर, 9 में। क्लियर है। 10 की अगर हम और आगे चलें तो डेटा की सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल्स, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है, स्पाईवेयर क्या होता है, ठीक है, डिटेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, क्या होता है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। अब आता है यहां पर यूनिट 8। अब जैसे यूनिट 8 कहीं ना कहीं, जैसे देखो दोस्तों एक चीज आपको बताता हूं, जैसे ही आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हो तो यूजीसी में यहां पर आपको सिलेबस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डीपर देखने को मिलता है।
जैसे अगर आप एमपी सेट को उठाओगे लाइब्रेरी का, तो आपको यहाँ पर आरएफआई बारकोड देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर लाइब्रेरी ऑटोमेशन की क्या क्या चीजें वो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ पर क्यूआर कोड भी देखना है, बायोमेट्रिक भी देखना है, स्मार्ट कार्ड भी देखना है, उसके फीचर्स एंड एप्लीकेशंस क्या है, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने पड़ती है। कहां पर? लाइब्रेरी एंड ऑटोमेशंस में। क्लियर? तो यहां पर एक ये चीज रहती है। ठीक है, तो लाइब्रेरी एंड ऑटोमेशंस के एरियाज, प्लानिंग, सिलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या है। क्लियर? फिर आपको यहां पर डिजिटलाइजेशन देखने को मिलेगा, डिजिटल लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, डिजिटल प्रिजर्वेशन देखने को मिलेगा, डिजिटल लाइब्रेरी के कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं वो सारे देखने को मिलेंगे, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है वो देखने को मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या एप्लीकेशन का यूज किया जाता है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। ऑन्टोलॉजी क्या है, ठीक है, ऑन्टोलॉजी के टूल्स क्या है। फिर वापस यहां पर आरडीएफ आ गया, आरटीएफ का पोटेग आ गया, सिमेंटिक यहां पर वेव लिंक डेटा क्या है, बिग डेटा क्या है, डेटा की हार्वेस्टिंग क्या होती है, डेटा की माइनिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, बहुत इंपोर्टेंट है डेटा माइनिंग क्या होता है। तो आपको यहां पर मेनली ऑटोमेशन से रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी। यूनिट 9 की अगर मैं आपको बात करूं तो यूनिट 9 जो है एक प्रकार की रिसर्च को यहां पर बढ़ावा देती है कि लाइब्रेरी के अंतर्गत रिसर्च क्या होता है, रिसर्च के मेथड्स क्या है, रिसर्च डिजाइन्स क्या है, ठीक है, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है, डेटा का जो एनालिसिस है और जो इंटरप्रिटेशन है वो टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। फिर इसके साथ साथ यहां पर स्टैटिस्टिकल पैकेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर वापस यहां पर उनके कौन कौन से इंपैक्ट फैक्टर्स पढ़ेंगे, और वर्तमान में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में कौन कौन से यहां पर ट्रेंड्स यहां पर रनिंग है, ठीक है, रिसर्च यहां पर कौन कौन सी चल रही है वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मैट्रिक स्टडीज इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में बिब्लियोमेट्रिक, साइंटोमेट्रिक, वेवोमेट्रिक या ऑलमेट्रिक्स क्या है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर? चलो और आगे चलें, तो और आगे हम देखते हैं यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत सिंपल यूनिट 10 जो है आपकी बहुत सिंपल यूनिट आपकी रहने वाली है। इसमें दोस्तों आपको एकेडमिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में देखने को मिलेगा, पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में देखने को मिलेगा, स्पेशल लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, हेल्थ साइंस लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, कॉर्पोरेट लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चरल लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, आर्काइव म्यूजियम्स एंड ओरिएंटल लाइब्रेरीज देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड सिस्टम फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन एंड वुमेन। मेनली यहाँ पर हर प्रकार की आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में यहाँ पर कितने प्रकार की और कौन कौन सी अलग अलग लाइब्रेरीज यहाँ पर रन की जा सकती हैं, अलग अलग यहाँ पर लाइब्रेरी चलाई जा सकती हैं, वो सारी लाइब्रेरीज आपको यूनिट 10 के अंतर्गत देखने को मिलेगी। क्लियर? तो थोड़ा सा फास्ट था, हमने पूरी यूनिट्स देखी, यूनिट 1 to 10 क्या होती हैं, और मैंने आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए बताया। पेपर 1 जो है वहां पर भी आपको 10 यूनिट्स देखने को मिलती हैं, वो आप लोगों के लिए दोस्तों यहां पर कॉमन रहता है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, ठीक है। बीएसआई एकेडमी पर इन दोनों की यहां पर चाहे वो पेपर 1 हो और पेपर 2 हो, यहां पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कोर्स 2026 जून के लिए यहां पर रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन यहां पर अभी किए जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर एक प्रकार का टारगेटेड बैच यहां पर चलाया गया है जो कि आपको 2026 के लिए अत्यंत यहां पर कारगर साबित होगा, और जो बैच है वो पूरा कंप्लीट बेसिक से स्टार्ट किया गया है, और उस बेसिक बैच की फैसिलिटी में आपको बता दूं तो बाइलैंग्वेज होने वाला है, ठीक है। बाइलैंग्वेज के साथ साथ वहां पर थ्योरी, हर एक थ्योरी के बाद आपको हर एक टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, टेस्ट पेपर्स आपको वीकली प्रोवाइड किए जाएंगे, और जितने भी यहां पर प्री वाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो यूजीसी नेट के हों, ठीक है, या फिर वो एनवीएस के हों, या फिर वो केवीएस के हों, या फिर वो ईएमआरएस के हों, या फिर वो DSSB के हों, किसी भी चीज के यहां पर आपको पीवाईक्यू हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी कहीं ना कहीं बेहतर की जा सके। जैसे आप सभी को पता है कि केवीएस और एनवीएस में यहाँ पर थोड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर ईएमआरएस और एनवीएस की तरफ जाते हैं तो आपको यहाँ पर पेपर जो है थोड़े से डीपर पूछे जाते हैं। जैसे यूनिट 8 में आपका लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो है, अभी अभी आपने एग्जाम देखा होगा, यहाँ पर केवीएस में
सिर्फ ये पूछ लिया कि यहां पर ऑटोमेशन शब्द का पहले, स्वचालित शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो ऑटोमेशन शब्द का जो प्रयोग है वो डीएस हार्डर ने यहां पर 1936 में सबसे पहले इस ऑटोमेशन शब्द का प्रयोग किया गया था। और ये आपका कई सारे लाइब्रेरियन के एग्जाम्स में भी पूछा गया है इसके साथ साथ। परंतु अगर आप यहां पर बात करेंगे, जब आप यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स की बात करेंगे तो आपको थोड़ा डीपर पूछा जाएगा। तो आपको पीवाईक्यू से ये हेल्प मिलेगा कि आपके अन्य जो एग्जाम्स है, चाहे वो केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस हो, उन एग्जाम्स में क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और यहां पर इसके साथ साथ यूजीसी में क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, और हमें अपने सिलेबस के साथ साथ किस रोड मैप में कहां तक कितना इन डिटेल और इन डेप्थ जाना है, ताकि हम अपनी तैयारी को एक बहुत ही बेहतरीन दिशा में दे सकें। ठीक है, क्लियर है। तो आज का हम इस सेशन को यहीं पर कंप्लीट वाइंड अप करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये आप लोगों के लिए होने वाला है। यहां पर हमने कंप्लीट पेपर की स्ट्रेटजी और सिलेबस यहां पर दोनों बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कस कर लिए। अब हम एक क्रिस्टल क्लियर है, हमारे पास एक कंप्लीट रोड मैप है, और ये जो आपको सिलेबस की पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पर मैं शेयर करवा दूंगा। और चाहे वो पेपर की जो स्ट्रेटजी है वो 1 और 2 में क्या होता है, वो दोनों आपको यहां पर पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। आप बीएसआई एकेडमी के टेलीग्राम पर जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इतना मेरे से आज प्रॉमिस करके जाओ कि ये जो यहां पर सिलेबस की पीडीएफ है, जहां पर भी आपकी वाचनशाला है, जहां पर भी आप पढ़ाई करते हैं, जो भी आप लाइब्रेरी में जिस रूम में भी आप स्टडी करते हैं, वहां पर ये कंप्लीट सिलेबस जो है आपको चिपका देना है। चिपका देने से मेंशन है आपको वहां पर कहीं पर पेस्ट कर देना है, और उस सिलेबस को आपको यहां पर रोज देखना है, जिससे कहीं ना कहीं वो सिलेबस आपको पूरा याद हो जाए। क्योंकि कई बार डायरेक्टली यहां पर हेडिंग के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करेंगे। दिए गए कोर्सेज के लिए आप बीएसआई एकेडमी के कांटेक्ट पर और इसके साथ साथ बीएसआई एकेडमी की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय क्लास, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।